हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है अभिमन्यु अरोरा। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, घोस्ट के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में और बुक के ऊपर बेस्ड एक Z5 की वेब सीरीज़ के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के मेरे इस एपिसोड के गेस्ट हैं मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, ऑथर, स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के हरी कुमार। इससे पहले हरी अपने बारे में कुछ और बोलें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हरी से मिला था 2009 में। वो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, 2 साल बड़े हैं मुझसे, एंड हम सेमी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। और हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म भी प्लान करी थी, 2010 में हमने बनाई भी थी, जो आज के टाइम पे कहीं भी नहीं है और कोई बात नहीं करता उसके बारे में। तो हरी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ही वॉज बॉर्न इन कोची, केरला। दैन उसके बाद वो गुड़गांव आए, उसके बाद वो मुंबई, चेन्नई, पुणे। अगर प्रोफेशनली बात करी जाए तो हरी ने 50 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड, जो कि पब्लिश हुई थी 2019 में। एंड हरी की पहली बुक थी व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट, जो कि 2013 में पब्लिश हुई थी। फिर दैट फ्रीक्वेंट विजिटर 2015 में। द अदर साइड ऑफ हर 2018 में, जो कि बाद में एक वेब सीरीज भी बनी है भ्रम के नाम से Z5 पे। उन्होंने अभी 2017 में एक मलयालम मूवी है ई, जिसका उन्होंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी करा है। हरी, वंस अगेन वेलकम। अब आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज। Yeah, first of all, congratulations on the podcast and थैंक यू। नाम बहुत मस्त है। सबसे पहले तो मैं नाम के बारे में कहूँ, अभिमन्यु अरोड़ा पॉडकास्ट। शॉर्ट शॉर्ट परफेक्ट है, फॉर्म पे दिल्ली नहीं वाला जाते है, हैं। समझ में आता है। So congratulations on the थैंक यू। podcast and thank you for inviting me on this podcast. It's really an honor to be here. प्लेजर बाकी प्लेजर। मैं ऐसे ही बात करता रहूँगा, ऐड होता रहेगा। एंड बाय द वे, जो हमारी पहली जो शॉर्ट फिल्म थी, जो मेरी लाइफ की पहली शॉर्ट फिल्म थी, हमने साथ में करी थी। और इनफैक्ट यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली बी विद मी इन दिस जर्नी। और वो हालांकि आज के डेट पे कहीं पे देखने को नहीं मिलता, बट वो बुक है जो हर जगह देखने को मिलता है। तो और दैट बुक इज या बुक का नाम है व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट। स्ट्रेंजर्स मीट, करेक्ट। यस। तो वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, वो हर जगह अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट वगैरह हर प्लेटफॉर्म पे है। एंड ठीक है, तो हरी अभी हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो जैसे मैंने मेंशन करा इंट्रो में कि आप बहुत सारी अलग अलग जगह रहे हो इंडिया में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, डिफरेंट खाना, हर चीज़ इतनी डिफरेंट थी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपने इतनी अलग अलग सिटीज़ देखी तो। तो मेरे को तो सी मोस्टली जो सिटीज मैंने देखे हैं जहाँ पे मैं रहा हूँ, वो मेट्रो सिटीज ही है। इफ यू केरला तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था, आई वाज जस्ट 5 or 6 years old व्हेन आई लेफ्ट केरला। तो उसके बाद आई मूव टू बैंगलोर, आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ। देन आई मूव टू फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुड़गांव, एंड देन गुड़गांव में अराउंड 15 to 20 years। एंड देन उसके बाद, लाइक यू मेंशन, आई लिव्ड इन कोची, आई लिव्ड इन चेन्नई, वंस अगेन बैंगलोर, मुंबई। 5 साल मैंने जॉब किया मुंबई में, और वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, तब मैं कॉर्पोरेट में था। तो कॉर्पोरेट वाली लाइफ सारी मैंने बॉम्बे में बिताई है। और उसके बाद अब मैं पुणे में हूँ। तो इट्स ऑलवेज बीन द मेट्रो सिटीज। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब भी आप मेट्रो सिटीज में जाते हो, चाहे वो बॉम्बे हो या दिल्ली हो, थोड़ी थोड़ी फर्क तो आती है, बट ओवरऑल आपको ऐसा लगता नहीं है आप किसी नई जगह आए हैं। आई मीन, मुझे अभी भी अगर आप बॉम्बे या चेन्नई मेरे को जाना पड़ जाए, मुझे तो बस वो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आता है, बट अदरवाइज ऑल दीज मेट्रो सिटीज लुक द सेम, एग्जैक्टली द सेम। कोई किसी सिटी का खुद का कोई वो क्या कहते हैं, एक पर्सनैलिटी नहीं रहा शायद। दिस इज माई पर्सपेक्टिव। जब मैं छोटा था, यू नो, व्हेन आई केम टू नॉर्थ, जब मैं दिल्ली आया था, तब दिल्ली हैड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ चार्म। ओके। ओके, जब मैं गुड़गांव गया था, तब गुड़गांव तो गाँव ही था। यू नो हाँ, आई हाउ इट एग्री। वाज, राइट? या हाँ, जब मैं गुड़गांव छोड़ रहा था, गुड़गांव तो मिलेनियम सिटी बन चुका था, बट देन कौन से ईयर की बात है? मैं आया था 1996 में। ओके। 96 में मैं आया था फरीदाबाद, और फिर 99 में आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। ओके।
उस टाइम वो सेक्टर 4 सेक्टर 14 ये सारे मतलब बड़े बड़े सेक्टर्स होते थे. हम्म. एंड देन इवेंचुअली द मॉल्स केम एंड जब मैंने छोड़ा था गुड़गांव, दैट वाज इन 2011, तब हम्म. तो वो काफी हद तक डेवलप हो चुका था. बट द राइट, थिंग राइट. इज, आप बॉम्बे जाओगे वैसा ही दिखता है, हम्म. आप पुणे आओगे सब एक जैसा ही दिखता है, वो हम्म. फर्क ही नहीं पता चलता. इवन कोची जाओगे ना आप, कोची जो सिटी है, मेट्रो सिटी है, हम्म. वहां जाओगे सारे ऑफिस एक जैसे हैं, मॉल्स एक जैसे हैं. किसी शहर का मतलब नन ऑफ दिस मेट्रो सिटीज हैव अ पर्सनालिटी ऑफ. अगर आप कोलकाता जाओगे, हम्म. कोलकाता की एक अपनी चाम है. ओल्ड दिल्ली जाओगे, ओल्ड दिल्ली की अपनी चाम है. हम्म. मुंबई में साउथ बॉम्बे जाओगे, यू आर लिविंग इन मुंबई, यू कैन अंडरस्टैंड राइट. व्हाट आई एम सेइंग, राइट. हम्म. साउथ बॉम्बे जाओगे, उसकी एक अपनी चाम है, एग्जैक्टली. राइट. बट वही चीज अगर आप पवाई साइड या जो भी आपका जो कमर्शियल जोन है वहां जाओगे, एक जैसे ही लगने लगता है. हम्म. सो आई थिंक समवेयर what I felt is that these cities are losing their original charms. अगर हम बात करें, मैंने इंट्रो में एक और चीज मेंशन करी थी, दी अदर साइड ऑफ हर, जो कि बाद में भ्रम बनी थी वेब सीरीज Z5 की. उसका स्क्रीन प्ले आपने लिखा, क्या डिफरेंस लगा जो वो स्क्रीन पे दिखा और जो एक नॉवल में डिफरेंस होता है? पढ़ते टाइम एक अलग चीज़ें समझ आती हैं, जब वो बनती है स्क्रीन के ऊपर आती है, तो आपको उस टाइम पे क्या डिफरेंस फील हुआ? So the biggest difference between a novel and an adapted film or a web series is that novel is not visual. हम्म. A film, a web series, or even a short film, it's a visual content. क्योंकि since now everybody understands content, so वो visual content का वो difference आता है. Obviously उसमें sound भी आता है, बहुत कुछ आता है, बट तो बेसिक जो डिफरेंस है, अगर मैं एक बुक लिखता हूँ तो मैं कैरेक्टर के अंदर घुस के उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो सब मैं उसमें लिखता हूँ, राइट. हम्म. अगर सीन ये है कि अभी पॉडकास्ट पे अभिमन्यु और मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर इसको एक बुक में लिखता हूँ तो इस कमरे में क्या क्या है, एक एक चीज मैं उसमें लिखूंगा, ताकि मेरा जो रीडर है जिसको विजुअल एड नहीं मिल रहा है उसको वो सब समझने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है. कि हाँ, कि इस रूम में पीछे एक टेबल लैंप है, उधर एक लाइट है, इधर एक लाइट है, या जो भी है. और जो चीजें नहीं भी दिख रही है इस फ्रेम में, उसके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा कि हवा कैसे चल रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. सेम अभिमन्यु के लिए भी वो अप्लाई करता है, ठीक है. यही चीज जब मैं एक फिल्म या विजुअल मीडियम में इसको अडेप्ट करता हूँ तो मुझे इतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं. मुझे सिर्फ यही चीज दिखाना है कि व्यूअर को क्या दिखाना है, राइट. तो मेरा सिंपल स्क्रीन प्ले लेवल पे ये आएगा कि हरी बैठा हुआ है, उसके जो भी है शॉट, जो भी है, पीछे एक टेबल लैंप की रोशनी है, सामने से ये रोशनी है, बस वो बात कर रहे हैं. ये स्क्रीन प्ले हो गया. और इसी चीज को हम अडेप्ट करके जो भी डायरेक्टर है उसको शूट करता है. ये बेसिक डिफरेंस है. जो भी साउंड में चल रहा है वो सब उसमें आता है, ट्रैक पे क्या चल रहा है, या म्यूजिक है, या डायलॉग्स है हमारे बीच, वो सब उसमें आता है. लेकिन जब एक बुक लिखते हो, वो एक पेज में जो आप लिखते हो वो स्क्रीन प्ले में 2 लाइन में आ जाएगा. ये सबसे जो फाउंडेशन लेवल पे जो डिफरेंस है वो है. इसके अलावा अगर आप पूछोगे तो बहुत सारे डिफरेंस है. मैं अगर भ्रम और अदर साइड ऑफ हर जो उसकी बुक थी, उसी के बेसिस पे अगर मुझे एग्जांपल्स देना है तो अदर साइड ऑफ हर, इट वाज अ स्टोरी व्हिच वाज सेट इन केरला. ओके, ठीक है, केरला में सेट थी स्टोरी. एंड जब हम इसको डेवलप कर रहे थे, वी वेंट टू Z5 एंड इनिशियली दे हैड अप्रूव्ड दिस ओरिजिनल स्टोरी की सेटिंग की, हाँ द वर्ल्ड इट्स सेट इन केरला वगैरह वगैरह, इन अ स्मॉल हिल स्टेशन इन केरला. सो नेचुरली जो भी उसमें मिथ्स थे या जो भी डायलॉग्स थे, जो भी कैरेक्टर्स थे, वो सब उसी पार्ट के थे, राइट. लेकिन even the main actor was supposed to be a South Indian actor. Okay. And, but then eventually Z5 felt कि नहीं, ये तो हिंदी सीरीज है ये. और उस टाइम इतना ज्यादा वो पैन इंडिया का मतलब
जैसे अभी फैमिली मैन वगैरह साउथ नॉर्थ सब मिक्स कर चुका है, ठीक है, फर्जी ये सब कर राइट। चुके हैं। वो उस टाइम उतना नहीं था, ये कोविड से पहले की बात है। तो समवेयर ये था कि नहीं हिंदी बेल्ट में ही जाना है तो हिंदी में ही करेंगे, तो वी हैव टू रीसेट दिस स्टोरी इन द इन सम प्लेस वेयर पीपल स्पीक हिंदी। तो क्योंकि वो एक हिल स्टेशन में सेट स्टोरी है, so we wanted it to be a hill station, and that's where we had two options, either Uttarakhand or Himachal. So eventually we settled for Himachal, and now the other शिमला thing राइट। is Shimla में हमने शूट किया, शिमला और चैल में शूट किया था हमने। The other thing is so obviously जो साउथ इंडियन हमारी हीरोइन थी उनको चेंज करना था, I mean, that was also one of the things, so we needed a Hindi face, and that's how Kalki was written, and she loved the story, and she became our main character. And then the next challenge was जो भी हमने ओरिजिनल स्टोरी में जैसे मैंने लिखा है, जो उसमें जो विलन का कैरेक्टर है इज अ मलयाली, ठीक है, Okay. और जो भी फोक टेल्स और जो मिथिक एलिमेंट्स मैंने यूज किए वो केरला के जो नेटिव एलिमेंट्स है वो यूज किए थे। अगर वो यूज किया होता तो कांतारा से पहले वो निकल जाता, अभी कांतारा वाले निकाल दिया, ठीक है। Even if you look at the ending, Kantara has the almost the same ending, almost exact नहीं है, क्योंकि again Kantara was also based on southern Karnataka's similar mythical जो एलिमेंट है, उसको पूरा चेंज करके हमें नॉर्थ इंडियन सेटअप में करना पड़ा। थोड़ा वहाँ का हमने फोक टेल्स उठाया, फिर एक मिथिकल ही हमने एक मतलब मिथिकल एज इन फिक्टिशियस मिथिकल एक गॉड को बनाना पड़ा हमें, एंड दैट्स हाउ वी अडेप्टेड दिस स्टोरी टू हिंदी। तो ये भी एक चीज है, कहाँ एक ओरिजिनल बुक में ओरिजिनल स्टोरी में केरला और केरला के तेयम से रिलेटेड एक वहाँ का जो डांस, जैसे कांतारा में हमने कोबा दिखाया है, केरला में तेयम है, तो कहाँ तेयम के मास्क पहनने वाले एक वो डरावने चेहरे की जगह हमें एक नॉर्थ इंडियन फिक्टिशियस वैसा कुछ बनाना पड़ा। तो वो सारी चीजें होती हैं, तो ये सब अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है, एंड दिस इज समथिंग विच यूजुअली जो कमर्शियल एलिमेंट्स है उसको दिमाग में रख के ये कॉल्स दे टेक दिस डिसीजंस। तो वो है। तीसरी बात ये कि अब जैसे एक बुक है, जब मैं एक बुक लिख रहा था मैंने सीरीज को दिमाग में रख के नहीं लिखा है। मैं स्क्रीन राइटर हूँ, इसकी वजह से मैं जब लिखता हूँ मेरे दिमाग में पिक्चर चलती है। ऐसे बहुत राइटर्स हैं जिनके दिमाग में पिक्चर नहीं चलती है, वो सिर्फ नॉवेल सोच के लिखते हैं। और ऐसे किताब अगर आप उठा के पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स होंगे, सो दे प्ले विद वर्ड्स। वो जो मैं एक पेज में लिखता हूँ, वैसे राइटर्स वो 2-3 पेज तक खींचेंगे। वो फ्लावरी वर्ड्स होंगे, पोएटिक वर्ड्स होंगे, ठीक है, विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ राइटिंग जिसको ज्यादा इज्जत मिलती है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। जो फिल्मी राइटिंग है उसको थोड़ा चेतन भगत टाइप को, चेतन भगत भी ऑब्वियसली इज नॉट क्या कहते हैं, ही इज द वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग राइटर्स इन द कंट्री, बट वो ट्रेंड वहां से आया है। नहीं तो पहले क्या होता था, बुक मतलब वही फ्लावरी लैंग्वेज, शेक्सपियर वाली लैंग्वेज या जो भी है, थरूर वाला लैंग्वेज। तो ये है, तो मेरे दिमाग में पिक्चर चलती है तो मैं वो लिखता हूँ नेचुरली। कहाँ 120 मिनट्स का की मूवी सोच के आप बुक लिख रहे हो, और कहाँ 240 मिनट्स का कंटेंट स्क्रीन प्ले। तो नेचुरली जब डबल होता है हमें सब प्लॉट्स भी डालने लगते हैं, और वेब सीरीज बहुत चीजें ऐड होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। और वेब सीरीज में खासकर ये एक एडवांटेज, और ये बहुत मुझे मजा भी आता है इसमें, क्योंकि जो हम बुक में करना चाहते थे बट हम कर नहीं पाते, फिल्म में भी नहीं कर पाते, क्योंकि फिल्म में वही 2 घंटे की रेस्ट्रिक्शन होती है, या फिर वो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के लिए जाना पड़ता है। बट वेब सीरीज में आपकी सारी छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं वो डाल सकते हो। तो अभी अगर हम बात करते हैं आपकी बुक्स के बारे में, तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ सारी बुक्स आपकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हॉरर थ्रिलर के ऊपर है, राइट? तो डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट? आपको लगता है भूत होते हैं? और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ की? और अगर हाँ, तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कि ऐसा कुछ आपने खुद एनकाउंटर करा हो कभी, कुछ पैरानॉर्मल? एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सीकर, लाइफ में एक ही क्वेश्चन है अबाउट एग्जिस्टेंस। व्हाट इज अ गोस्ट? गोस्ट, जब हम कहते हैं गोस्ट,
मैं अगर हिंदी में कहूँ, मैं भूत वर्ड यूज करता हूँ। भूत क्या है? कोई ऐसी ऐसी वस्तु या मतलब एक ऐसा इंसान या प्राणी जो एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था, इसलिए हम पास्ट को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। सो अब मैं भूत को डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो इट इज घोस्ट। वो इंसान हो सकता था, इट कुड हैव बीन एन एनिमल जिसके अंदर कोई आत्मा थी, जिसके अंदर एक आत्मा को अगर स्पिरिट से कम, इफ यू वांट टू डिफाइन एन आत्मा एज अ स्पिरिट, ठीक है, तो देन जिसके अंदर एक स्पिरिट था, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो या इंसान, वो जब एग्जिस्ट करता था वो प्रेजेंट उसके फॉर्म में, वो अलाइव था। द मोमेंट इट डाइज, द स्पिरिट लीव्स द बॉडी एंड द बॉडी बिकम्स डेड। ठीक है, बॉडी को दफनाते हैं, जलाते हैं, या जो भी होता है वो होता है। और मान्यता ये है पुराने जमाने से कि अगर उसको प्रॉपर क्रियाकर्म ना करें, अब हिंदू जैसे हमारे संस्कार में हम चलाते हैं, दूसरे सेमिटिक रिलीजन्स में दफनाते हैं, और हिंदू उसमें भी काफी जगह दफनाते हैं। ठीक है, अगर वो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। और मैं एक यूनिवर्सल उसमें बोलता हूँ, मैं हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं बोलता हूँ, यूनिवर्सली इफ यू फिनिश दैट फ्यूनरल का जो भी क्रियाकर्म, देन दैट स्पिरिट गेट्स मुक्ति एंड इट गोज टू द नेक्स्ट लाइफ, या हेवन हेल या जो भी है, अपने कर्मों के हिसाब से वो होता है। तो ये जो स्पिरिट है, ये जब बैंडर करती है, ठीक है, it can impact people who are living in the present. So for example, you are there in the room and suddenly your light flickers, पीछे से कर करके फ्लिकर हो गया। अब जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है वो यही कहेगा कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या बल्ब खराब है, बल्ब चेंज करना पड़ेगा। जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है वो यही कहेगा कि कोई एनर्जी है जिसकी वजह से हो रहा है, और वो शायद कोई भूत है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिफिक टेम्परामेंट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो जिस टाइप की स्टोरीज लिखता हूँ उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो फिक्स जो मेरे स्टोरी के वर्ल्ड में वो अच्छा लगता है, रियल वर्ल्ड में मैं उसको नहीं प्रमोट करना चाहूंगा क्योंकि उससे अंधविश्वास फैलता है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट पहले जाके देखो, अगर आपके पीछे वो बल्ब फ्लिकर कर रही है तो पहले चेक करो, बल्ब को, लाइन को चेक करो, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करो, इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है तो साइंटिफिकली आपने अपने चेकलिस्ट में डाल दिया, हाँ इसका इस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं है, तो हाँ तो आप किसके वजह से, देन यू कैन स्पेक्यूलेट कि हाँ कोई एनर्जी है। अब वो एनर्जी क्या है? इट कुड बी अ स्पिरिट जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगेन दीज आर नॉट प्रूव्ड थिंग्स, इन चीजों को प्रूव नहीं किया गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्या मैं मानता हूं? जवाब है मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, और ना ही उस बंदे के मानने ना मानने से कुछ होता है जो ये कहता है कि हाँ भूत होता है। प्रूव नहीं कर सकते, डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो एज अ रैशनल पर्सन, the first thing that you should do is find out, I mean you should wait for a scientific study जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, उसके बेसिस पे अगर प्रूव होता है कि भूत होते हैं मान लो। और टू बी ऑनेस्ट, परसों ही मैं एक साउथ के एक एक्टर है उनके साथ मैंने काम किया था। उस टाइम वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, अभी तो एक्टर के प्रोड्यूसर भी बन गए। ऐसे ही मैं कुछ पुरानी फोटोज या ऐसे कुछ देख रहा था, मुझे वो पहले पिक्चर की की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुमने मेंशन किया, मैं उसकी कुछ फोटोज देख रहा था तो मैं पुरानी बातें याद कर रहा था। तो मैंने इस बंदे को याद किया, यार इसकी फोटो नहीं है यार एक में भी, कहाँ गया था उसको? मैं ऐसे ही सोचा, मैं उसके बारे में सोच के फिर मैं अपना काम करने लग गया। 2 घंटे बाद मैं उसी डेस्क पे बैठा था, अपना काम कर रहा था, एंड सडनली मेरा फोन बजने लगा व्हाट्सएप पे, और देखा कि उस बंदे का कॉल आ रहा है, और बंदे ने 5 साल बाद कॉल किया। टेलीपैथी। एग्जैक्टली।
अब ये मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ यार, ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अभिमन्यु तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, होता है बहुत। इनफैक्ट मेरे और तुम्हारे साथ भी हुआ है। हाँ हाँ बहुत। देखो अभी ये पीछे लाइट बंद हो गई। अब क्या मतलब समझे इसका? अपने अगले क्वेश्चन पे आना चाहिए हमें। अगर कोई जवाब मिला तुम्हें सेटिस्फैक्टरी तो जाना मुझे लग चाहिए, रहा नहीं है तो ये फिर लाइट और बंद पूछो। होने से ऑडियंस को जवाब मिल गया होगा। ठीक है। यार इसमें जवाब ही नहीं है। हम्म। तो बात वही है ना, अब जब मैं लिखता हूँ, जब मैं एक कहानी लिखने बैठता हूँ, जैसे ये दाखमा है, दाखमा जब मैं लिखने बैठा या भ्रम हुआ, उस कहानी की जो एक वर्ल्ड है उसके अंदर भूत है, हम्म। वो मेरे लिए बहुत क्लियर है। समझ रहे हो आप? अगर हम्म। मैं रियल लाइफ में ये मान के बैठने लगूं कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी लाइफ में बहुत एंग्जाइटी इश्यूज है, इस चीज की हम्म। एंग्जाइटी नहीं पालनी है मुझे। करेक्ट। लेकिन जब मैं अपने कहानी को या अपने स्क्रिप्ट को या कोई और कुछ भी लिख रहा हूँ, उसमें अगर भूत है या उसमें एलियन है, तो उसी के अंदर जब तक मैं हूं, जब मैं लिख रहा हूँ, मैं उसको मानूंगा। द मोमेंट आई एम आउट ऑफ दैट स्टोरी, आई एम डन विद इट, मैं उसको भूल जाता हूँ। हम्म। वरना रियल लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जॉनर ऐसा है। आप एक्शन फिल्म लिखो, रोमांस लिखो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम्म। हॉरर, साईफाई और खास करके ये जो माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कई बार आप खुद अपने, और ये मेरे साथ हुआ है जब मैं कोविड के टाइम पे एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, और वो एक स्किज़ोफ्रेनिक औरत के ऊपर लिख रहा था, मतलब औरत की स्टोरी थी, और उसको सब कुछ ये होने लगता है कि सब वो इमेजिन कर रही है। एक फाइट क्लब ओके। का ही एक अलग टाइप से वो था। हम्म। एंड लिखते लिखते कहीं ना कहीं वो टाइम भी ऐसा था, कोविड का लॉकडाउन, ठीक है, लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हो, कुछ हम सब देख रहे थे, राइट। हमारी हम्म। जनरेशन ने तो नहीं देखी थी, ना ही राइट हम कभी राइट। किसी कर्फ्यू में रहे, ठीक है। तो फॉर अस इट वाज वेरी डिफरेंट। और उस टाइम क्योंकि मैं कहानी ऐसी लिख रहा था जहाँ पे एक प्रोटेगनिस्ट है जो खुद पागल हो रही है, मुझे भी ऐसे ऐसे मतलब सपने आने लग गए, और मैं भी खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार ये सब हो रहा है क्या, अब वाकई में लॉकडाउन है। तो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ राइटर ऑफ दिस जॉनर, और इस जॉनर को हम स्पेक्युलेटिव फिक्शन कहते हैं। हॉरर, साईफाई, ये जितने जॉनर्स हैं ना, उसको स्पेक्युलेटिव फिक्शन कहते हैं। स्पेक्युलेटिव फिक्शन के राइटर्स को बहुत केयर रखना पड़ता है, बहुत अपने माइंड को अटैच नहीं करना होता है। द मोमेंट यू अटैच योर सेल्फ टू एनी ऑफ द स्टोरी, देन यू आर गॉन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट। हम्म। जब आपने शुरू करा था जो भी ये भी पैरानॉर्मल बुक्स लिखना, हॉरर स्टोरीज, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था, ट्रिगर किया था? यू आर पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। और when you- मैं एक्चुअली जब तुमने बताया ना, मैं इसी के बारे में बात करना चाहता ओके। हूँ। इंस्पिरेशन देखो, हॉरर के लिए फैसिनेशन आया था बचपन में, जब मैं दादी की कहानियां सुनता था, ठीक है। फिर मम्मी मेरे को मतलब मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें पता ही है, केरला हम्म। से जब बैंगलोर गया तो नेचुरली मैं कन्नड़ा पढ़ नहीं पाता था। मैं फिर वहाँ से जब दिल्ली आया तो मैं हिंदी नहीं जानता था, तो मेरी मदर मुझे कहानियां पढ़ के सुनाती थी। ये चंदा मामा करके एक बुक होता था, उसमें ये विक्रम बेताल की स्टोरियाँ वगैरह होती थी। तो इनिशियल फैसिनेशन वहां से आया, फोक टेल से, ठीक हम्म। है। तो लेकिन हॉरर ही क्यों? क्योंकि जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहले पहले लिखने लगा था, हम्म। मैं शेरलॉक होम्स से इंस्पायर होकर लिखता था, डिटेक्टिव अच्छा। स्टोरीज, हम्म। ठीक है। उसके बाद कॉलेज के टाइम पे पोएम्स लिखता था, रोमांटिक वाली। हम्म। एंड जब हमारी बात होती थी, हम भी हॉरर की बात नहीं करते थे, हम्म। हम वही, इफ यू रिमेम्बर, हम जब माय नेम इज अय्यर की बात कर रहे थे, हम्म। विच वाज आवर फर्स्ट फिल्म, हम्म। तुम्हारे ऑडियंस के लिए बता रहा हाँ हाँ। था, माय नेम इज अय्यर पे जब काम कर रहे थे, वो हॉरर थोड़ी है। इट्स हम्म। अबाउट अ गाय हु वांट्स टू रन अवे फ्रॉम होम, जो कि मेरी खुद की कहानी थी। हाँ। मुझे हीरो बहुत गुड लुकिंग चाहिए था, इसलिए तुम्हें ले लिया, अच्छा। और तुम भी रणबीर के फैन, हम्म। राइट। हाँ, अब पुरानी पॉडकास्ट पॉलिटिकल, आपके बारे में है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट आपके बारे में है। नहीं यार, यू आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो या। तो उस टाइम इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक कॉमनवेल्थ के गेम्स के
थोड़े टाइम पहले राइट। की बात है जब मैं बीमार पड़ा था. दिस आई थिंक यू वुड रिमेम्बर. यस। और उससे ठीक पहले कॉलेज में फेस्ट वगैरह के चक्कर में मैं पागल होया करता था, राइट. एंड सडनली राइट। आई फेल सिक एंड आई स्टॉप कमिंग टू कॉलेज. दैट पीरियड वाज वेरी क्रूशियल इन माय. और उस पीरियड में क्या हुआ था मेरे घर पे, मॉम डैड के बीच बहुत प्रॉब्लम्स थे, और जॉब सिक्योरिटी, जॉब इश्यूज हो रहे थे डैड को. डैड लॉस्ट हिज जॉब एंड प्रेशर था साउथ से. उस टाइम क्या था, सब रिलेटिव साउथ में थे, वो लोग यही प्रेशर करते थे, क्या वहाँ पे क्या है, कौन है वहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, गांव में रहो, ये वो. और पापा को ये था कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो उनको वो था आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर देम वगैरह वगैरह करके. और डैड उसी टाइम डैड की जॉब भी गई थी. और वो पूरा उसका जो प्रेशर था, उनका जो फटता था वो मेरे पे फटता था. एंड इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना था, वो तो तुम्हें पता ही है. और बहुत झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे. और इवेंचुअली क्या हुआ था, आई कॉन्ट्रैक्टेड अ वायरल फीवर. ओके। और वायरल फीवर की वजह से वो बहुत सीवियर हो गया था. एंड विच काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मेरे मॉम डैड दोनों काम पे जाते थे. एंड ये तब की बात है जब मेरे डैड की नौकरी चली गई थी एंड ही हैड गॉन टू केरला और समथिंग लाइक दैट. और मैं घर पे अकेला था. फीवर इतना ज़्यादा हो गया था कि इट काइंड ऑफ, क्योंकि जब आपकी फीवर बहुत ज़्यादा होती है यू लूज योर कॉन्शियसनेस. तो ये क्या कहते हैं, और ये बात मैंने पहले कभी इसके बारे में बात नहीं करी है. रणवीर वाले शो में थोड़ी सी बात करी थी बट पूरी तरह नहीं करी है. आई यूज टू, मैं बेड पे लेटा था, मुझे बिल्कुल सडनली आई वुड लूज माई कॉन्शियसनेस एंड देन आई विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. और उस वर्ल्ड में आयर और एक छोटा सा लड़का, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्ले आउट होने लगती थी. ओके. अगेन आई वेक अप लाइक 10 मिनट्स के बाद. मैं फोन मतलब घड़ी देखता था, वही हार्डली 2-3 मिनट पास होते थे, ठीक है. बट वो 2-3 मिनट ऐसा लगता था कि मैं आधा घंटा किसी और दुनिया में रह के आया. अब ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है बट कुछ लोग उसको पैरानॉर्मल कह सकते हैं. बेसिकली वो फीवर की वजह से हुआ, ठीक है. ओके। बट सिंस यू आस्क्ड इन द बिगिनिंग कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, हॉरर में मानते हो, भूत को मानते हो, मैंने इसलिए कहा नहीं मानता तो क्या एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फीवर. एंड द थिंग इज, फिर 10 मिनट बाद दोबारा मैं कॉन्शियसनेस, आई यूज टू लूज दैट कॉन्शियसनेस. अगेन आई गो बैक टू दैट स्टोरी. और वो रियल जैसा ही लगता था मुझे, ठीक है. एंड इस तरह से वो एक आइडिया सा आया, माय नेम इज अय्यर. ओके। ठीक है. एंड देन इवेंचुअली क्या कहते हैं, जब पेरेंट्स आए तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी. देन दे टुक मी टू द डॉक्टर एंड you know how much weight I had lost at that time and it affected my बहुत liver, ज़्यादा। everything. my मतलब ऐसा हो गया था कि लाइफ ही खत्म. वो स्ट्रेस अलग, उसका घर का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, और जो हेल्थ का इश्यू था उसका स्ट्रेस. ओवरऑल इट वाज अ वेरी टेरिबल टाइम. बट दिस इंसिडेंट ना, दिस इंसिडेंट, अब इसमें द ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट इज, उसमें एक विजुअल था एक बच्चे का जो मेट्रो स्टेशन के नीचे चाय बेच रहा है, जो कि वेंस्ट्रेंजर्स मीट में है, माय नेम इज अय्यर में नहीं है. ठीक है. ये जो विजुअल था ना, ये मैंने पहले भी देखा था, लेकिन उस टाइम नहीं, उससे 10 साल पहले. ओके। और उस टाइम मेट्रो स्टेशंस नहीं थे दिल्ली. ओके. राइट। एग्जैक्ट सेम विजुअल देखा है, एग्जैक्ट सेम विजुअल. और ये तब देखा था जब मैं ताजमहल से वापस आ रहा था. और ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. मैं, मेरी कजिन थी और
उनके ओमनी में, उस टाइम ओमनी वैन आती, मारुति वैन आती होता था, तो उसमें हम आगरा गए थे, ताजमहल वगैरह देख के हम वापस आ रहे थे। नेचुरली पूरे दिन धूप में हम थे, वापस आ रहा था, थका हुआ था रात को, ऐसे ही मुझे हुआ था, एग्जैक्ट सेम चीज हुआ था, मैं ब्लैकआउट हो रहा था एवरी 10 मिनट्स, थकावट की वजह से, बुखार की वजह से, और आई वॉज गोइंग टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड, वो सीरियलाइज ड्रीम्स जिस तरह से होते हैं, सेम चीज। लेकिन उस टाइम वो मुझे बिल्कुल इट डिडंट मेक एनी सेंस कि ये ब्रिजेस क्या है, ऐसे अजीब अजीब सी आसमान में ऊपर ऐसे अजीब अजीब सी बिल्डिंग क्यों है। बट 10 years लेटर जब ये क्या कहते हैं, जब मैं बीमार हुआ, मुझे एग्जैक्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम ड्रीम आया, एंड बट दिस विजुअल इट मेड सेंस, and that is the reason why this story was the metro station. The original title was the metro station for the book. Even for My Name Is Aiya, the idea was the metro station, और हमने शूट भी मेट्रो स्टेशन पे किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स के फर्स्ट डे पे, वरुण तुम और मैं गए थे। राइट। अब ये जो एक्सपीरियंस है, इसको अगर मैं रैशनली देखूं तो बुखार में हाँ आ गया दिमाग में, मैंने बचपन से इतनी सारी मूवीज देखी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर द माइंड टू क्रिएट एन इमेज, इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। बट ये जो मेट्रो स्टेशन पहले कैसे वो बना इमेज, मैंने लाइफ में कभी मेट्रो स्टेशन देखी नहीं थी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब ये पैरानॉर्मल है क्या है मुझे नहीं पता, बट ये कोइंसिडेंस है, एंड समहाउ यू आर आल्सो कनेक्टेड टू दिस कोइंसिडेंस। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, जैसे कि मैं कुछ सोच रहा हूँ किसी के बारे में, वो बंदा, जैसे मैंने बताया था ना, वो कॉल आया उसका, तुम्हारा भी ऐसे ही हुआ था बहुत पहले, सडनली तुम्हारा कॉल आ गया था, मैं यही सोच रहा था अभिमन्यु आजकल क्या कर रहा है, सडनली योर कॉल कम्स अप ऑन द फोन। तो क्या है, टेलीपैथी है क्या पथी है मुझे नहीं पता, बट है भाई, अब जिसको जो मानने वाला है वो मानेगा ना। बट मैं थोड़ा कतराता हूँ, मैं थोड़ा रुकता हूँ, कहीं मेरे वजह से 10 लोग ना मानने लग जाए। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कई बार कुछ लोग कुछ ज्यादा ही मानने लगते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। इवन अगर आप जाके देखें, जो मंदिर में आप जाते हो, हम भगवान है नहीं है इस बारे में मुझे डिबेट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन एक मंदिर में या आप मस्जिद में जाते हो या चर्च में जाते हो, इतनी मन्नतें मांग डालते हैं कि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें। ये सब रिलेटेड है एक टाइप से, एस्ट्रोलॉजी हो या जो भी हो। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लिमिट तक ठीक है, एवरीथिंग इज बैड, लिमिट रखो, बाहर निकलो। अगर आपको भगवान में मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाह्याडंबरों पे ना मानो। जो बाहरी दिखावा होता है कि हाँ ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, यहाँ पे ये चढ़ाने से, क्योंकि फिर अगर एक बार मान गए ना तो बार बार मानने का मन करता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। राइट। तो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं अमेजोन पे देख रहा था, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। एक बुक है दाखमा, तो जिसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं, तो मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे, एंड अमेजोन पे बुक भी पढ़ लूंगा। मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, मतलब जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। पढ़ी है, मुझे पता है, हाँ मैंने वो पढ़ी है, वो तो पढ़नी थी। तो सबसे पहले तो ये कि दाखमा का मतलब क्या होता है, एंड क्योंकि बहुत ही अनफेमिलियर सा नाम है दाखमा, एंड किसके ऊपर बेस्ड है दाखमा, अगर बुक के बारे में हम थोड़ी बात करना चाहें तो। सो दाखमा इज, जैसे हम लोग हिंदूज में शमशान घाट, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में आपकी सिमिटरी होती है। सिमिलरली दिस इज अ प्लेस वेयर पारसीज लीव देयर डेड ones, ठीक है। पारसीज में दे डोंट bury the body, they don't cremate the body, वो जलाते भी नहीं है, दफनाते भी नहीं है, क्योंकि अग्नि उनके लिए इज होली, ठीक है, यानी कि फायर, और अर्थ इज ऑल्सो होली। तो इसके वजह से डेड बॉडी क्योंकि इम्प्योर होता है, उसको ना तो आग में डालते हैं ना ही जमीन के अंदर दफनाते हैं। तो क्या करें, you have to dispose of the dead bodies, right?
तो उनके में क्या होता है, एक टावर बनता है, इट्स कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस। और ओके। इस टावर में बॉडी को, वो टावर बहुत ऊंचा होता है। हम्म। मुंबई में हो तो मुंबई में है दाखला। अच्छा। तो कि मुंबई में देयर इज अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ पारसीज आल्सो। तो हम्म। दाखमा पे दे लीव द बॉडी एंड ओके। वल्चर्स जो स्कैवेंजिंग बर्ड्स है वो आके उसको कंज्यूम करते हैं, और बाकी हीट में वो रॉट होते हैं, और इस तरह से वो डीकम्पोज, नेचुरली डीकम्पोज होते हैं। So this हम्म। is considered as one of the most natural way of you know uh, disposing of the dead body. हम्म। तो राइट। तो this tower of silence is called a दाखमा, ठीक है। और जो मेरी स्टोरी है दाखमा, इट इज सेट इन बॉम्बे। इट्स अबाउट अ वुमन who comes from गुड़गांव to बॉम्बे, एंड मेरे हर बुक में गुड़गांव का रेफरेंस होता ही है। हम्म। Can't help it. So this woman, she is suffering from multiple phobias, including agoraphobia, which is a phobia of uh, you know not getting when a person cannot leave the confines of a house. That's agoraphobia. ओके। आपको बाहर भी ऐसे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इतने साल घर के अंदर रहने के बाद इतनी एंजाइटीज होने की वजह से कुछ लोग जैसे बाहर नहीं निकल पाते। दैट इज एगोराफोबिया। और शी हैज अ फोबिया ऑफ बीइंग इन अ क्राउड, शी फील्स लाइक एवरीबॉडी इज स्टेयरिंग एट हर। तो इस तरह से हाईली फोबिक एक एंजाइटी से बैटल करती हुई एक जो मेन कैरेक्टर है, शी कम्स टू बॉम्बे and she starts living in a house which is in Malabar Hill, and there she starts seeing the ghost of a woman, and apparently she also, because of these anxiety issues and all those things, she feels like she is hallucinating. ओके। Okay, and then she starts you know investigating कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, and then that leads to a lot of things जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा obviously. But eventually, see, the idea behind the story, behind the title is very simple. आपका जो दिमाग है ना, जो हम्म। जो है, वो सप्रेस्ड मेमोरीज जो होती हैं आपकी, जो चाइल्डहुड हम्म। ट्रॉमा, जो आपको याद भी नहीं होंगे, हम्म। ऐसे ऐसे ट्रॉमास जो आप जब आप बेबी थे उस टाइम भी अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, आपकी मेमोरीज में होता है, लेकिन आपको याद नहीं होगा, ठीक है। राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में हैं, बट आपको नहीं पता। ये चीज जो है कहीं ना कहीं अंदर सड़ती है, हम्म। और कभी जब मौका मिले और वो बाहर आ जाए ना, then it can ruin your life. That is एग्जैक्टली। why I've used the title Dark. नाइस। क्योंकि यहाँ पे ना तो इस मेमोरी को आप जला सकते हो, ना ही आप इस मेमोरी को दफना सकते हो, ये है। हम्म। So that's the symbolic significance of the title. So मतलब विद टाइम वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होनी शुरू हो जाती है, लाइक द बॉडी, राइट? हाँ दाखमा की जो आप बॉडी है, हाँ, वैसे ही मेमोरीज फेड आउट होना शुरू हो जाती हैं विद टाइम। फेड आउट होनी शुरू हो जाती है, बट व्हाट इफ इट डजंट फेड आउट कंप्लीटली एंड इट कम्स बैक? हम्म। यूजुअली यही होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है, हम सबके साथ ये होता है, बट वो इंटेंसिटी डिफर करती है। राइट। तो दैट इज दैट। तो वो हॉरर है या दैट्स साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग। हॉरर है, वो पढ़ने के बाद ही पता वो चलेगा। पढ़ के मैं पता चलेगा। हाँ, इसलिए मैं तो ज्यादा रिवील। हाँ जो जी, भी इंटरेस्टेड हो वो मिल जाएगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन में भी है, बुक शॉप्स में भी है। दिस इज द ये बुक। इसका बुक का कवर पेज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में ही। तो अभी मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। अच्छा जी। हम बात करते हैं द रणवीर शो की। आप शायद ऑलमोस्ट 1 साल पहले वहाँ पे गए थे, वहाँ हाँ आपने जी। पॉडकास्ट किया था। हाँ एंड कैसा एक्सपीरियंस था द रणवीर शो बियर बाइसेप्स, रणवीर अलाहाबादिया? तो कैसा एक्सपीरियंस था? कोई गॉसिप या कोई इनसाइड स्टोरी हमारी ऑडियंस के गॉसिप लिए? में क्या ही तो गॉसिप यार। देखो, वो तो होती है एक पॉडकास्ट के बिहाइंड द सीन्स जो होता है, हाँ जो बहुत चीज़ें एडिट भी हो जाती हैं। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब अगर हमें नहीं पता वहाँ पे क्या सेटअप होता है, कैसे इनविटेशन आता है, हम्म या फिर किस लेवल की बातें होती हैं, किस लेवल की एडिट हो जाती हैं, हम्म एंड पर्सनली बात करने में क्या फ़र्क था? कैमरा ऑन होने के बाद कुछ फ़र्क था या नहीं था? मतलब व्हाट डू यू फील, एनर्जी क्या थी वहाँ पे? सो मुझे लास्ट ईयर जुलाई में
मैसेज आया था उनके कंटेंट प्रोड्यूसर का कि ऐसा ऐसा है, लाइक टू हैव यू ऑन द शो, जहाँ पे रणवीर इज टॉकिंग अबाउट हॉरर एंड स्पिरिचुअल थिंग्स. सो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ यूट्यूबर्स को और पॉडकास्ट को भी. तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर हम्म रहा. बट मेरी वाइफ को पता था, मतलब मेरे फैमिली में जितने सर्कल्स है सबको पता. मुझे भी पता है कि ऐसा सब होता है, बट मैं फॉलो नहीं करता था इतना ज़्यादा. तो नेचुरली फॉर अ राइटर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो मैंने कहा आई एम अवेलेबल, आप बता दो कब करना है. ये जुलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है. हम्म तो प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, विल गेट बैक टू यू. फिर अराउंड एक हफ्ते बाद मुझे वहाँ पर मैसेज रिप्लाई आया कि वी लाइक टू इनवाइट यू, रिकॉर्डिंग का डेट है नवंबर में. क्या? मैंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ नवंबर में आप अवेलेबल हो. मैंने कहा मैं अभी से कैसे बता सकते हो नवंबर में अवेलेबल हूँ या नहीं. बट दैट इज द काइंड ऑफ स्केड्यूल ही हैज. फिर नवंबर 27 को आई हैड टू बी इन बॉम्बे. मेरा एक वेब सीरीज का वो इनिशियल मीटिंग चल रहे थे, तो आई वाज देयर फॉर 3-4 days. तो ओके कोइंसिडेंटली ये सब एक ही टाइम पे आ गए, तो इस तरह से मैं गया वहाँ पे. सो इसका ऑफिस था 9th फ्लोर पे. हम्म यू नो दैट आई डोंट टेक लिफ्ट्स, तो हम्म चलना पड़ा. पहुंचा ऊपर थका हुआ. एंड रणवीर तो वो बैल्कनी में खड़ा था, वो चिल आउट कर रहा था. We just spoke for a moment and was like, just chill. Whenever you're ready, you can start. So he had another this thing at 6 o'clock recording. सुबह एक recording खत्म हो चुका था. So this was the second recording of the day. So you can imagine. So he was kind of, I think, वो पहले वाले के बाद he was switching to the second one. इस तरह राइट से कुछ था. हाँ. So and it was वही बैंड्रा में सी फेसिंग, बैंड्रा कह रहा हूँ, वर्सोवा में सी फेसिंग उधर हाउस में था. और there were around 9 to 10 people in the house itself. सारे उसके जो भी कंटेंट देखने वाले लोग थे. And then रिकॉर्डिंग से पहले मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि आई एम नॉट अ स्पॉन्टेनियस स्पीकर. तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम्हें काफी टाइम से जानते हो, बहुत आराम से बात करूंगा. बाकी सडनली इफ समबडी कॉल्स मी एंड सेज पॉडकास्ट करना है, मैं कहता हूँ भाई मेरे को पूरा क्वेश्चन आंसर दो, मैं पूरा प्रिपेयर करके वो करता हूँ. आई एम नॉट स्पॉन्टेनियस गाय, एवरीबडी कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस, राइट. और मेरा टेम्पर इश्यू भी है थोड़ा सा. मैं रणवीर को भी कहा कि हाँ थोड़ा एंग्जाइटी होती है मेरे को, तो मैं चिल ब्रो, सब सही हो जाएगा. फिर the moment the camera were turned on, उसने उसे ये बोला कि हर 20 minutes में you will have to pause for a moment, refresh होता है then speak. And then the conversation started. वो मैं खुद पे डाउट कर रहा था यार कितनी देर बात करेंगे यार. तो इंसिडेंटली कुछ 2-2.5 घंटे बात करी. ओके जैसे अब हम बात कर रहे हैं, 1.5 घंटा हो चुका है. हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बातों बातों में चीजें इधर उधर घुमा देता हूँ. सो सो वैसे ही हमने 2-2.5 घंटे 3 घंटे कुछ के करीब बात करी थी. फिर सडनली ही आल्सो रियलाइज कि हाँ नेक्स्ट गेस्ट भी आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैड टू स्टॉप इट. एंड देन इवेंचुअली जो एपिसोड आया दैट्स अबाउट एन आवर का कुछ एपिसोड है, तो ऑब्वियसली काफी एडिट हुआ है, तो क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है उसको, थोड़ा क्रिस्प करना पड़ता है. इवन जब आप लिखते हो, जब मैं लिखता हूँ, बहुत बार रिवाइज करके, बहुत एडिट करके जो फाइनल ड्राफ्ट होता है बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द फर्स्ट ड्राफ्ट, राइट, व्हिच इज द वे टू डू. आई थिंक इवेंचुअली वो हुआ. बस दैट्स ऑल. जो भी हमारी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए के हरि कुमार और क्या नया लाने वाले हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं या बुक्स हैं जो भी? फिलहाल तो इस साल कुछ भी नहीं आया. आने वाला था, देयर वाज सपोज टू बी अ बुक जो कि पोस्टपोन हो गया, रीशेड्यूल हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए. ओके उसमें भी टाइम है. फिलहाल जो भी देख रहा है, सुन रहा है, द स्टोरी वर्ल्ड करके एक पॉडकास्ट है,
जो कि मैं होस्ट कर रहा हूँ और ईपीलॉग मीडिया इज़ प्रोड्यूसिंग इट। तो जिसको भी स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट हो, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो, उनके लिए मस्ट लिसन है। मस्ट वॉच नहीं कहूँगा क्योंकि ये वीडियो पॉडकास्ट नहीं है, although we are planning to do that, but for the time being it's just an audio podcast, and you can listen to the story world with K Harikumar on all the streaming platforms. चलो गाइस, तो अभी आखिरी सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर। क्वेश्चन आंसर बहुत हो चुके हैं, अब रैपिड फायर में फटाफट सवाल पूछते हैं। ठीक है। अगर आपको एक मीडियम सेलेक्ट करना हो इन सब में, जो 3 ऑप्शन है इनमें से क्या आप सेलेक्ट करोगे? बुक्स, मूवीज या वेब, या फिर पॉडकास्ट जो कि ऑडियो मीडियम है? मूवीज या वेब। ओके। आपके फेवरेट ऑथर या कोई बुक? डैन ब्राउन, द दा विंची कोड। ओह राइट। आपकी फेवरेट हॉरर मूवी या वेब सीरीज? रोज़मेरीज बेबी मूवी। ओके। वेब सीरीज कोई वेब में? वेब में आई थिंक स्ट्रेंजर थिंग्स मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा बहुत है, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, मैक फ्लैनेगन के सारे सीरीज मुझे पसंद है। नाइस। तो अभी तक आपने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उनमें से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? तो ये हर राइटर अपनी फर्स्ट और लास्ट बुक को, मतलब लास्ट एज इन द रीसेंट बुक को प्रिफर करता है। तो मेरे हिसाब से व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट वाज वेरी पर्सनल, तो मुझे बहुत पसंद है, बट क्वालिटी वाइज, मैच्योरिटी वाइज आई थिंक डार्कमा इज द बेस्ट। ऑब्वियसली नेक्स्ट बुक जब निकलेगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये हर राइटर के साथ यही होता है। आपके फेवरेट इंडियन डायरेक्टर और एक फॉरेन डायरेक्टर? इंडियन डायरेक्टर मणिरत्नम। ओके। फॉरेन डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन और रोमन पोलंस्की। ठीक है। तो आखिरी सवाल, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अरे बहुत मजा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया। ये आखिरी सवाल अगर सही जवाब दिया मुझे पैसे मिलेंगे? मिलेंगे। मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर मत कर यार, प्रोड्यूस कर। अच्छा, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बताओ कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। I'm really happy। वही मैंने कहा ना यार, तूने मुझे इनवाइट किया, यही बहुत बड़ी बात है। भाई वो तो बनता था ना, आप मेरे टेक्निकली आप पहले डायरेक्टर हो मेरे, तो अच्छा ऑब्वियसली। टेक्निकली क्या होता है यार, पहला डायरेक्टर ही था। मतलब वो आपने हटा दी ना, वो अब कहीं पर है नहीं, तो किसी को उस वजह से उस वजह से मतलब अभी जो रिलीव्ड चीजें हैं उनमें तो पता नहीं कौन है, लेकिन हाँ टेक्निकली आप ही हो पहले डायरेक्टर। तो टेक्निकली वो हमारी टीम थी ना, हमारी टीम थी, 2 लोगों की टीम पे लड़ाई हो गई। हाँ, छोटी सी लड़ाई। हाँ, बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी एलिमेंट्स जो भी चेन्नई में है। नहीं, सी दैट्स द थिंग ना, अगेन राइट नाउ वी आर स्टिल इन टच, वी आर टॉकिंग, वी आर लाफिंग, व्हाटएवर वी आर डूइंग, राइट। वो है बॉन्ड। अगर वहां पे टूटना होता तो वो टूट जाता, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एंड we'll surely work on something, and I know both of us, we were thinking about this when I met you last time. ठीक है गाइस, तो अभी इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और लिसनिंग, और जहाँ फॉलो कर पाओ कर लेना, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, एंड हरी को भी कर लेना। हरी के इंस्टाग्राम हैंडल सारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए होंगे। एंड यस, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच हरी। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी सारी बातें नहीं हो पाती। बहुत बात थैंक यू यार, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एडिट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके पक्का बताना, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एवरी प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉडकास्ट आप देख रहे हो या सुन रहे हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बी गुड।